आदाब नाज़रीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब, कैमरामैन फरमान शेख। काफ़ी वक्त गुजर चुका, इस बीच में हमारी काफ़ी गैप रहा कि हम आपसे सलाम नजीबाबाद के प्लेटफॉर्म से हम आपसे गुफ्तगू नहीं कर सके। लेकिन इसकी एक वजह रही कि बीच में इलेक्शन का वक्त चल रहा था और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल रहा था। बहरहाल वो मसला खामोश हुआ, लेकिन हमारा चैनल सलाम नजीबाबाद आपकी खिदमत बराबर करता आ रहा है। लेकिन ये लाइव हमने फिर शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसका ताल्लुक नजीबाबाद से ही है। नजीबाबाद ही में पैदा हुए, नजीबाबाद ही से ही इंटर किया और कानपुर से MBBS किया और ENT मेरठ से हैं। मेरी मुराद, मैं आपको बता दूं कि मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर फारूक अंसारी साहब से, जो आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास हैं और आप लोगों की ज़रूरियात के हैं और आजकल का माहौल जैसा चल रहा है उस पर हमने आज डॉक्टर फारूक साहब से दरख्वास्त की और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती लम्हात दिए ताकि हम आप लोगों से उनकी एजुकेशन यानी कि उनके तालीमी मेयार से और हम आप लोगों को रूबरू करा सकें कि आजकल हमारे माहौल के अंदर जो गले की, नाक की और दूसरी बीमारियां हैं उनसे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस्तेफादा होगा। इस्तकबाल है डॉक्टर फारूक अंसारी साहब आपका हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद में। आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वसीम भाई। सबसे पहले तो मैं सलाम नजीबाबाद टीम को सलाम करता हूं कि आप लोग वाकई में शहर नजीबाबाद और जो भी आपकी ऑडियंस है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लाइव अलग अलग सेक्टर की शख्सियत को बुलाते हैं और पब्लिक को एक अवेयरनेस का प्रोग्राम में आप अवेयर कर रहे हैं। जैसे आपने आज मुझे बुलाया तो ये वाकई आज का जो समय चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में टाइम चल रहा है वायरल बीमारी होगा, तो उसके लिए पब्लिक का अवेयर होना, वो भी आप जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डॉक्टर को बिठाकर यहाँ पे पब्लिक को अवेयर कराना, ये वाकई में आप एक बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वाकई में आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं और मेरी इसमें मौजूद हैं। 1 बाय 1 करके हम इसे आपसे सवाल करेंगे और क्योंकि अवाम के सवाल हैं हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हम सबसे पहला हिस्सा हम आपसे जो क्वेश्चन है उसकी हम गुफ्तगू करते हैं ईयर से, यानी कान से मुतालिक हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है हमारा इसमें कि बच्चों में कान ज्यादा क्यों बहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका ये कि बच्चों में कान क्यों ज्यादा बहते हैं। देखिए, ज्यादातर जो कान की बीमारियां हैं ये छोटेपन से, बचपन से ही स्टार्ट होती हैं जी। तो बच्चों में ये क्यों ज्यादा होता है, ये एक सोचने की वजह है। बड़ों में ये कान बहने की समस्या कम पाई जाती है। जी जी। तो कान बहने का मतलब सबसे ज्यादा जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि कान के पर्दे से पस निकल कर आना। तो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न है, चाइल्डहुड वाली एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में एक तो बच्चों में नजला, खांसी, जुकाम की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी कम होती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनका एक्सपोजर वायरस और बैक्टीरिया के लिए, इन्फेक्टिव डिजीजेस के लिए ज्यादा होता है। बच्चा स्कूल गया, देखिए आप किसी स्कूल में जाए, कम से कम एक क्लास में 50-60 बच्चों की तादाद होती है। उन 50-60 बच्चों में कम से कम 10 या 15 बच्चों को नजला, खांसी जरूर होता है। तो छोटे बच्चे इम्यूनिटी वीक होती है, खाने का इनका कोई शेड्यूल नहीं होता, तो ये अक्सर इन्फेक्शन लेकर आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कान की बीमारियां होती है उसमें नजले का, कोल्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब तो नजला या कॉमन कोल्ड ज्यादा होता है तो बच्चों के पर्दों में इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा बच्चों में टॉन्सिल्स, एक नाक के टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनाइड्स, ये ज्यादा होते हैं। तो बच्चों में नजला, खांसी, जुकाम ये ज्यादा होता है। इसके अलावा वैक्स, बच्चे बता नहीं पाते कि उनके कान में मैल भी हो रहा है, तो ये सब चीजें इन्फेक्शन ज्यादा करती हैं। चलिए, इससे मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ी रास्ता मिला होगा जो लोग ये बार बार सवाल जहन में रखते हैं कि कान बच्चे को क्यों बहता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कान में दर्द अक्सर रहता है, इसकी मेन रीजन क्या है? क्या यही है या इसके भी कुछ? हाँ, देखिए, कान के दर्द के कई कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कान के पर्दे पे सूजन आना जी। और कान के पर्दे पे जो सूजन सबसे ज्यादा देखने में आती है वो छोटे बच्चों में ही देखने में आती है। खासतौर से जो न्यू बॉर्न है, इन्फेंट्स, मतलब जो 2 साल 3 साल तक के बच्चे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारी माताएं हैं ये जो बच्चों को फीड कराती हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि बच्चे को कभी भी लिटा के दूध ना पिलाएं। ये भी फीडिंग, जो गलत तरीके से फीडिंग कराते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों के कान में इन्फेक्शन पैदा करने का। तो फीडिंग लिटा के ना कराएं। इसके अलावा बच्चों को
वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को वैक्सीनेशन से बचाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। कान में दर्द का सबसे बड़ा कारण तो यही है, पर्दे की सूजन। इसके अलावा कान में मैल हो जाना, एक फंगल इन्फेक्शन और होता है जो बरसात में ज्यादातर पाया जाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे अचार में फुंसी लग जाती है, काली सफेद सभी लोग देखते हैं, तो उस तरह का इन्फेक्शन एक बरसात में बहुत कॉमन है। या जो लोग स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करते हैं उसमें बहुत कॉमन देखने में आता है। तो ये मोटे मोटे रीजन है। कभी कभी कान ठीक होता है कि कान में ना तो वैक्स है ना पर्दे पे सूजन है, जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट हमें बताता है कि कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो उसमें कुछ नसों के कारण भी दर्द होता है, जैसे टॉन्सिल का दर्द भी कान तक आ सकता है, दाढ़ का दर्द भी कान तक आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी गले का कैंसर का भी दर्द कान तक पहुंचता है। ये भी दूसरे कारण है, जब कान के अंदर बीमारी नहीं है लेकिन दूसरी बीमारियों का दर्द कान तक पहुंचता है। कान तक पहुंचा। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई है, जिससे क्योंकि हम लोग जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी ये शिकायत आती है कि बच्चों को लिटा के दवाई हम बहुत समझा के देते हैं, बच्चे को ना लिटा के दूध पिलाना है ना लिटा के दवाई देनी है, सर ऊंचा करके, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि थोड़ा सर ऊंचा करके दवाई देनी चाहिए और फीडिंग करानी चाहिए। इसका ख्याल रखें। वैक्सीनेशन का खास तौर से ख्याल रखें कि जो बच्चों की वैक्सीन लगनी है टाइम टू टाइम लगनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही अच्छा सा एक सवाल है डॉक्टर साहब कि कान की सफाई में लोग एयरबड्स का ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, ये कहाँ बहुत तक क्या ये सही है क्या? डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिन साहब का भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये हमसे भी फ्रीक्वेंट अक्सर क्लिनिक पे डे टू डे पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम ईयरबड से कान साफ करते हैं। बहुत से लोग तो जो चाबी होती है उससे भी कान साफ करना शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कुदरत ने कान में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कुदरती कि इसमें वैक्स बनता भी है और वो अपने आप ही निकलता भी है। जो लोग ज्यादा कान की सफाई करते हैं बड्स वगैरह से, तो वो जो निकलने का प्रोसीजर है उसको डैमेज कर देता है। वैक्स तो बनेगा लेकिन जो उसका निकलने का, झाड़ू लगने का प्रोसीजर है वो खत्म हो जाता है। तो जब वो खत्म हो जाएगा, झाड़ू लगना बंद हो जाएगी, तो वैक्स वहां इकट्ठा होता चला जाएगा। तो और दूसरी चीज, जो ईयरबड्स का यूज करते हैं, देखिए ईयरबड जो मार्केट में अवेलेबल है, एक तो उसका स्ट्रक्चर ही गलत है। आप देखिए कहीं भी अगर हमें सफाई करनी है तो झाड़ू का स्ट्रक्चर क्या होता है? आगे से फूलनुमा होती है, वो कभी भी झाड़ू राउंड नहीं होती। जो ईयरबड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ज्यादातर घरों में यूज की जाती हैं, आप उसका स्ट्रक्चर देखें, वो एकदम राउंड होता है और सॉलिड होता है। आप उससे कान जब साफ करते हैं, एक तो आप ब्लाइंडली कान साफ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वैक्स है वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप और ज्यादा पुश करेंगे तो उस वैक्स को और आप पर्दे पे पुश कर देंगे, पर्दे पे पहुंचा देंगे। इसके अलावा ज्यादा क्लीनिंग से कान के इन्फेक्शन भी खूब होता है, जिससे हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनने में दिक्कत आती है, दर्द बढ़ जाता है कान के अंदर। तो ईयरबड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात बताई है डॉक्टर साहब ने। और अगर लोगों ने अगर सुन ली हो तो आपस में अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इस चीज को शेयर करें, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि जहां लोग नहा के बाथरूम से आए तो उन्होंने कान खुजाना शुरू कर दिया ईयरबड से या किसी चीज से, और बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि पर्दा बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी रिलेटेड एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से ये करते आ रहे हैं कि कान में गर्म कर तेल डाल लेते हैं या लहसुन पका हुआ डाल लेते हैं, ये कहाँ तक कितना सही है? हाँ डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे भी क्लिनिक पे अक्सर पेशेंट पूछते हैं, इवन हिस्ट्री देते हैं कि डॉक्टर साहब रात में बहुत तेज दर्द हुआ कान में और हमने तेल पका के डाला, मम्मी ने कह दिया लहसुन पका के डाल दो, और वो बाकायदा डाल के आते हैं। हाँ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि कान में जब दर्द होता है, कोई भी चीज डालने से, इवन ईयर ड्रॉप डालने से भी कान के दर्द में कोई फायदा नहीं होगा। कान के दर्द में जो फायदा होगा वो खाने की टैबलेट से या जो सिरप है उसके हिसाब से, उससे फायदा मिलेगा। कोई भी चीज डालने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक तसल्ली होती है। और ये चीजें बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, जो लहसुन पका के डालते हैं या तेल डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इस चीज को बहुत समझिए, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, बहुत आम है कि अगर कान में दर्द होता है तो मम्मी कह देती हैं, दादी का नुस्खा था कि कान में तेल डालना चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इस चीज का वो ख्याल रखें। इससे एक सवाल आगे डॉक्टर साहब ये आता है कि कभी कभी रात में तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कान में कोई छोटा मोटा कीड़ा चला जाता है, पंछी चला जाता है, अब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, निकल नहीं पाता है, क्या करें इसके लिए? थोड़ा सा ऐसा सरल उपाय। हाँ, डॉक्टर वसीम साहब, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिन साहब ने भी पूछा है। और इस कंडीशन में ये भी अक्सर होता है कि एक्यूट इमरजेंसी होती है कि आपके रात में कीड़ा चल गया, खासतौर से बरसात के मौसम में ये होना एक नॉर्मल चीज है, फ्रिक्वेंट होता है। और आजकल मैं देख रहा हूं, जो आजकल सर्दी का भी सीजन है जी,
तो इस सीजन में जो चीचड़ होती हैं, जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं, अक्सर काफी पेशेंटों में वो चीचड़ लेकर आते हैं हमारे पास। तो कभी भी इमरजेंसी में अगर कोई ऐसा कोई कीड़ा चला जाए तो उस वक्त रात बेरात एकदम से आप डॉक्टर के पास तो नहीं पहुंच पाते, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में तेल, जो ये ऑयल है घर का कोई सा भी तेल, ये बड़ा फायदेमंद चीज होती है। ये आप कान के अंदर डाल दें या कोई ईयर ड्रॉप रखी है वो कान में डाल दें, भर दें, जिससे वो जो कीड़ा है वो चलना बंद हो जाए, इमोबाइल हो जाए जी। तो वो आपके पर्दे को या कान के अंदर कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा, और उसको आप बस इमोबाइल कर लें जिससे डैमेज ना हो पर्दे के अंदर। उसके बाद आप किसी नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास जाके उसको निकलवा लीजिए, बहुत आसानी से वो निकल जाता है और कोई डैमेज आपको नहीं होता है। देखिए डॉक्टर साहब ने दोनों बातें बता दी हैं कि कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, और अगर वो चोट, अगर रात में कोई इतनी इमरजेंसी हो, कोई डॉक्टर नहीं मिल पाता, तो कान में थोड़ा दवाई रखी हो, दवाई डाल लें, तेल हो तो तेल डालें, उससे वो जो मच्छर है, जो भी कीड़ा है, पंछी है, वो उसमें वहीं में मर जाता है, फिर अगले दिन उसकी सफाई करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप चलते हैं कि एक छोटा सा वाकया ऐसा होता है कि मजाक में दो फ्रेंड सर्किल लोग हैं, आपस में एक ने एक के रैपट मार दिया, उसका पता नहीं चला, कान का पर्दा फट जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसका पता भी नहीं चलता, कैसे करें इसमें बताइए। हाँ, ये भी एक बड़े फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है और एक आम पब्लिक में नॉर्मल चीज है चोट लगना। आपस में झगड़े से भी कभी कभी अक्सर हमारे पास जो केस आते हैं मियाँ बीवी के झगड़े वाले ज्यादा आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हालांकि वाइफ बेचारी बता नहीं पाती है कि उसके हस्बैंड ने लगाया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि साहब चौखट लग गई। तो उस कंडीशन में जब भी कोई पर्दा फटे तो एक तो वो हमारे पास जो आते हैं कि आवाज नहीं आ रही कान से जी, हवा पास हो रही कान से। उस कंडीशन में कभी भी कोई भी चीज पर्दे के कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं डालनी चाहिए, किसी भी तरह का तेल नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ये चेक करने के लिए नाक बंद करके कान को ब्लो करते हैं, उससे हवा बाहर निकलती तो उससे बड़ा अच्छा फील होता है हालांकि उसमें, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर पर्दे जो चोट के कारण फटते हैं ये ज्यादातर दवाइयों द्वारा और एक अच्छी प्रोटीन डाइट के थ्रू भर जाते हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो एक ईएनटी सर्जन को आप दिखा के इस तरह के केस में लापरवाही ना करें और ये चीज सही हो जाती है, कोई इश्यू खड़ा नहीं होता है। बहुत मज़ेदार बात कर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि आवाम को नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर पर्दे में कोई नुकसान हो जाए तो सिर्फ उसका इलाज ऑपरेशन ही नहीं है, उसको मेडिसिन के थ्रू भी वो ट्रीट हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। कान में सीटी बजने के कारण क्या है और ये दवाई से ठीक हो सकता है? नहीं, सीटी बजती है या कान में झंझनाहट बहुत ज्यादा होती है, कान की वजह से दिमाग में भी झंझनाहट होती है, ऐसे हम लोग भी देखते हैं, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या मेडिसिन ट्रीट हो सकता है क्या? हाँ, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हम ईएनटी सर्जन्स के लिए भी, कि कान में सीटी बजना, इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में टिनाइटस बोलते हैं। बल्जी मतलब इसमें क्या होता है, अलग अलग किस्मों की आवाज पेशेंट बताते हैं। कोई कहता है कि सीटी बज रही है, कोई कहता है झिंगर बोल रहा है, कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब चिड़िया बोल रही है। मतलब सबकी अलग अलग वो साउंड होती है। और वो अगर अपने घर पे किसी से शेयर करता है वाली बात, तो क्योंकि वो आवाज जो साउंड है वो सिर्फ उस पेशेंट को ही सुनाई पड़ती है, तो उसके घर वाले अक्सर उसको ये कहते थे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बहकी बहकी बातें करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये हकीकत में होता है। क्योंकि हम लोगों ने तो इससे, तो ये हमारा एक अलग ही चैप्टर है पूरा ईएनटी के अंदर, टिनाइटस। तो इसके कुछ कारण तो ऐसे हैं जो जिनका इलाज संभव है, अगर उनका इलाज हो जाए तो ये टिनाइटस बंद हो जाता है। और बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो लाइलाज है, नहीं कंट्रोल हो पाते हैं। अब टिनाइटस होता है किस वजह से? देखिए, मैल होने के कारण भी टिनाइटस हो सकता है, पर्दे में सूजन आई है उसके कारण भी हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाए उससे भी हो जाता है, अचानक आपने कोई लाउड साउंड में लगातार आप खड़े हो जाए जैसे डीजे के सामने, वहां पे भी कान बजना शुरू हो जाते हैं। अचानक बहुत से पेशेंटों में कान की आवाज ही चली जाती है। अच्छा, एक्यूट हियरिंग लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में भी इसमें साउंड बजती है, जो टिनाइटस होता है ये आवाज का मतलब रिंगिंग होती है। तो जो ऐसे मैल है या इन्फेक्शन है तो ये तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, ये चीजें ट्रीटेबल है, इनका इलाज है। लेकिन जो चीजें जिसमें नसों का डैमेज हो चुका है या एज से रिलेटेड है, 50+ में लोग हैं जिनके ये इस तरह की आवाज कंप्लेन कर रहे हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंटों में ये बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, और इस तरह के पेशेंट जो शुगर पेशेंट है या एज से रिलेटेड लोग हैं, इनमें वाकई में ये जो सनसनाहट है, ये अलग सी आवाज है, इसका इलाज एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत लंबा टाइम लेता है, तब जाके ये चीजें कंट्रोल हो पाती है। बहुत अच्छा आपने जवाब नहीं दिया। आपने अभी एक इसी में एक जवाब आप दे रहे थे, तो मुझसे एक सवाल भी इसी से रिलेटेड है।
लोगों को एक नया सवाल किसी और का है, लेकिन है सबके लिए, क्योंकि आजकल बड़ा उर्फ आम है, बहुत आम चल रहा है कि आपने एयरफोन लगाया और चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सॉन्ग चल रहा है। उससे कई हादसात भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हादसात का जिक्र नहीं है। यहाँ ये सवाल ये है डॉक्टर साहब कि एयरफोन लगा लेते हैं और इसके अलावा लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा तेज बजता है, उसका सुनना कैसा है, कितना ठीक है कान के लिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने डॉक्टर साहब। और ये ईयरफोन या हम लोग ईयरबड्स या ब्लूटूथ जो यूज करते हैं, ये समझ लीजिएगा आप सुनने के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। मेरे पास रियल में, मतलब आप लोगों ने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे इस तरह के केसेस सुने होंगे कि किसी की आवाज चलेगी, लेकिन हमारे पास रियल में केस आते हैं। मैंने यहाँ नजीबाबाद जैसी सिटी में अब तक, मैं पिछले 12 साल से नजीबाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब हम रात में ईयरफोन लगा के सो गए गाने सुनते सुनते, बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे थे और मॉर्निंग में आके हमारी आवाज पूरी खत्म हुई कान। तो इसका देखिए वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल से कोरोना के बाद इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है। हाँ, क्रेज बढ़ता जा रहा है। इवन माँ बाप को मजबूरी में बच्चों को भी यूज करने के लिए देना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि क्लासेस चली ऑनलाइन, तो मजबूरी में आपको पता है कि नुकसानदायक है, फिर भी आप बच्चों को यूज करा रहे हैं। तो इसमें ईयरफोन की वजह से सुनने की क्षमता पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और इसमें काफी पेशेंटों में परमानेंट हियरिंग लॉस हो रहा है। अच्छा, देखिए होता क्या है कि जो हम लोग डे बाय डे की इसमें जो हम कंफर्टेबल जो सुनने में जो होता है वो 60 डेसिबल तक तो एक कंफर्ट जोन है। 60 डेसिबल के बाद का जो साउंड है, जो लाउडनेस है, उसकी इंटेंसिटी है साउंड की, ये हमारी सुनने की क्षमता को नुकसान देती है। देखिए कान कुदरत ने एक बहुत अहम चीज बनाई है इंसान के लिए। इस कान का देखिए जो हमारा ये बाहर वाला कान है ना, ये एंटीना का काम करता है। जो हमारे पास साउंड आ रही है उनको कैच करता है, फिर ये अंदर जाएगा। पर्दा होता है, अल्लाह ताला ने पर्दे को इतना बेहतरीन चीज बनाया है कि वो सारी साउंड, अननेसेसरी साउंड को भी नहीं लेके जा रहा अंदर, वो उन साउंड को जो मतलब की साउंड है उनको फिल्टर करके अंदर पहुंचा रहा है। फिर अंदर ऑसिकल्स हैं, जो छोटी हड्डी है, वो अंदर नसें जो सुनने वाली हैं, जो दिमाग से मिलके जाती हैं, जो एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं, फिर वहां पर हमारा आवाज का साउंड जाता है। जब ब्रेन सुनता है कि अब हमने आवाज सुन ली है, तो ये जो लाउड साउंड है, जो सबसे हमारा अंदरूनी कान है जिसमें एक हेयर सेल्स होती है, सुनने वाली सेल्स, वो जब आप उसको 60 डेसिबल से अबव की साउंड्स पे लेकर जाते हैं लगातार, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब 2 तरह का डैमेज होता है डॉक्टर साहब। एक तो होता है टेम्पररी, कि आपने थोड़ी देर के लिए सुना लाउड साउंड और उसको हटा दिया, तो उसने थोड़ा सा टेम्पररी डैमेज दिया, लेकिन उसने रिकवरी कर ली। यही आपने 90 डेसिबल से अबव के साउंड को लगातार अगर सुन रहे हैं, तो वो फिर कंटिन्यूअस डैमेज दे रहा है और वो परमानेंट डैमेज कर देता है, जिसमें नसों का डैमेज होता है और जिसका कोई इलाज नहीं, वो इलाज पूरा ही खत्म होता है। तो देखिए अब करना क्या है, क्योंकि आज का जो दौर है उस दौर में मजबूरी हो गई है ये सब ईयरफोन ब्लूटूथ लगाना। हालांकि नहीं लगाना चाहिए, और कभी जरूरत पड़ रही है तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप जो कान पे लगाने वाले ईयरफोन है उनको लगाएं। ब्लूटूथ टाइप या जो नॉब अंदर आप कान के अंदर लगा रहे हैं उसको अवॉइड करें, और उस ईयरफोन को आप अपने को दूसरों को यूज ना कराएं, क्योंकि वो भी एक इंफेक्शन पैदा करता है। इसके अलावा देखिए 60-60 का फार्मूला एक है। 60-60 का फार्मूला क्या है कि 60 डेसिबल तक और 60 मिनट तक, यानी कि जो साउंड की लाउडनेस रखें आप 60 डेसिबल तक रखें, और 1 घंटा इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट का रेस्ट लें, फिर दोबारा से उसको यूज करें। उसको कैसे एक आइडियल है, तो जो मोबाइल हमारा कॉमन है, मैं आपको बताऊं कि जो मोबाइल है, मोबाइल का अगर आप पूरा साउंड लाउड कर दें तो तकरीबन 105 या 110 डेसिबल तक जाती है इसकी साउंड जी। उसका आप 60% तक साउंड को कर लें और 1 घंटे सुने, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का कम से कम गैप लें और तब यूज करें। आप अगर लगातार करेंगे तो आपका नसों को डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जो डीजे वगैरह के सामने ना जाए, डीजे में इतना लाउडनेस होती है कि वो अगर आप वहां 15 मिनट खड़े हो जाए तो आपकी नसों पर असर करना ही करना है। इसके अलावा अक्सर मैं देखता हूं, जैसे दिवाली वाला जो फेस्टिवल होता है, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं उस वक्त कि डॉक्टर साहब मेरे कान के सामने आके पटाखा पटक गया। जो एक्यूट लाउडनेस वाले विस्फोट से होते हैं ना, ये नस को एकदम परमानेंट डैमेज करके जाते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। तो इन चीजों से बचना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम में इसकी मजबूरी है, जरूरत है, तो प्रिकॉशन के साथ यूज में करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उससे बहुत अच्छे अंदाज में उसका जवाब आवाम को दिया है, और इस चीज को बहुत सोच समझकर इस लोगों को यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस कड़ी का एक आखिरी क्वेश्चन है और वो ये है कि चक्कर का ताल्लुक
जो सिर्फ कान से भी होता है या और भी है, और के अलावा कान से भी है, यही है मेन क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है डॉक्टर साहब। और चक्कर का जो ताल्लुक है, हालांकि बड़ा आम पब्लिक में, इवन हमारे आम डॉक्टर्स लोग भी जी, चक्कर का मतलब सर्वाइकल, मतलब जो एक आम पब्लिक जानती, चक्कर मतलब सर्वाइकल। 20 साल में भी अगर चक्कर आ रहा है किसी को तो भी कह रहा है सर मुझे सर्वाइकल हो गया। बड़ा मिथ है ये। चक्कर का जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो कान है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये मान लीजिए अगर 100 लोगों को चक्कर आ रहे हैं तो 100 में से 80 लोगों को जो चक्कर का कारण है वो कान है। देखिए, कान का जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो सुनना नहीं है जी। जो एक सभी लोग जानते हैं कि कान से सुनने का मेन काम है, ऐसा नहीं। कान का जो मेन काम है वो बैलेंस बना के चलाना है। बैलेंस बनाने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरत होती है। कान का सही होना, आंखों का विजन का सही होना, आपका मतलब दिखाई देना, विजन एक अच्छा होना, और तीसरी चीज जो सबसे जरूरत की होती है, हमें जमीन जो धरती है उसकी फीलिंग सही होना। इन 3 चीजों का अगर सिस्टम सही है, आप जमीन सही फील कर रहे हैं, आपका विजन सही है और कान का फंक्शन सही है, तो आप बैलेंस बना के चलते हैं। अगर इन तीनों चीजों में कहीं भी बैलेंस में दिक्कत है, इनके कहीं भी सिग्नल में दिक्कत है, तो आपको चक्कर आएंगे, डिसबैलेंस होंगे, आप बैलेंस नहीं बन पाएंगे। तो कान की बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर साहब जो चक्कर पैदा करती हैं, और इसमें कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें दवाइयों का कोई रोल भी नहीं है। वो सिर्फ, जैसे एक चक्कर की एक बीमारी ऐसी है जिसमें पोजीशन से रिलेटेड चक्कर आते हैं कि पेशेंट हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दाईं करवट जाता हूं तो मुझे चक्कर आता है, और मैं सीधे हो जाता हूं तो मैं सही हो जाता हूं। तो इस तरह के चक्कर में, इसको हम बीपीपीवी करके बोलते हैं कि एक पोजीशन से रिलेटेड स्पेशल चक्कर, जिसमें दवाई का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा। इसका जो असली इलाज होता है, स्पेशल एक हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, और ये समझ लीजिएगा एक्सरसाइज करते ही पेशेंट ठीक भी हो जाता है। और कुछ चक्कर ऐसे होते हैं कि जिनके साथ इतनी उल्टी लगती है कि नॉर्मल हमारे जो डॉक्टर भाई हैं उल्टी की हर तरह की दवाई दे चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका जो उल्टी का मेन कारण है वो चक्कर है। जब तक आप चक्कर की स्पेशल उसकी दवाई नहीं देंगे, वो उल्टी नहीं रुक पाती। तो चक्कर का जो सबसे मेन कारण, अहम कारण है, वो कान है, ना कि सर्वाइकल। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 80% जो है कान की वजह से जो है चक्कर आते हैं। डॉक्टर साहब का बताना है, ये एक हमारा एक चैप्टर था जिसका ताल्लुक कान से था, और इसमें लगभग 8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि सामीन पूरी तरीके से उनके जवाब से मुत्तफिक होंगे, और इंशाल्लाह उस पर जो डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं, परहेज जिसको मैं कह देता हूँ आम जबान में, उस चीज़ का ख्याल रखें। और इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने जो लेक्चर, इसके ऊपर जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उसके ऊपर पूरा अमल करें। डॉक्टर साहब अगले की तरफ चलते हैं, इसका ताल्लुक है, इस चैप्टर का नाम है नोज, तो हम चलते हैं नाक की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये होता है कि नेजल ब्लीडिंग यानी कि नक्सीर का जो कारण है बच्चों में ज्यादातर होता है, उसको कारण क्या है और ये कैसे रोकी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर साहब, वसीम साहब। और ये एक बहुत कॉमन चीज है और घर घर में ये समस्या है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां पर बच्चों के साथ या किसी बड़े के साथ नाक से ब्लड ना आया। बच्चों में तो अक्सर ये नाक से खून आता है, जिसको आम भाषा में हम लोग नक्सीर चलना कहते हैं। लेकिन नक्सीर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ज्यादातर केसेस में एक ये नॉर्मल सी ब्लीड होता है, और बच्चों में कॉमन इसलिए होता है कि बच्चों में देखिए, नाक की जो हमारे बीच में हड्डी होती है ना, इसके दोनों साइड में, आगे की साइड में एक नसों का, खून की नसों का, बारीक बारीक नसों का एक गुच्छा सा बनता है। तो जिसपे कुछ बच्चों में उस गुच्छे में पपड़ी सी बनती है। बच्चों में क्योंकि नजला खांसी ज्यादा होता है, तो वो बच्चों की नाक भी जो साफ करनी पड़ती है, तो ये यहाँ पर पपड़ी जब बन जाती है तो उसमें खुजली होती है। बच्चा जब उंगली करता है उसमें, वो जैसी पपड़ी हटेगी तो उससे ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण बच्चों में नक्सीर चलने का तो यही है, जिसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसको रोकने का भी मैं भी आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आप लोगों ने सलाम नजीबात प्लेटफॉर्म बना रखा, जिससे एक आम पब्लिक अवेयर भी हो जाती है। बिल्कुल। तो कभी भी अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो तो घबराए नहीं उस चीज में। करना क्या चाहिए, अक्सर जो हमें पेशेंट बताते हैं जब आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बच्चों को लिटा दिया, या उसके सर पे पानी डालते हैं। जी जी जी। कि पानी, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे बच्चे के किसी के अगर ब्लीड हो रहा है, या कोई बड़ा भी अगर उसका ब्लीड हो रहा है, तो करना क्या है, देखिए उसको आप बिठा लें और उसको सर थोड़ा सा आगे करके इस तरह से रखें, और कोई कपड़ा पानी में गिल्ला कर लें। बर्फ हो तो बहुत ही अच्छा, जितना ठंडे पानी में कपड़ा गिल्ला करेंगे बहुत अच्छा है। आप उस कपड़े को गिल्ला करके यहाँ से नाक को पिंच कर ले, आगे यहाँ पे हड्डी पे होता है, दोनों साइड से उसको आप दबा के प्रेशर दें और 5 मिनट के लिए उसको दबा के पकड़ लें। ब्लड आपका वहीं रुक जाएगा। लिटाए नहीं, लिटाएंगे खून मुंह में जाएगा, वो जब थूकेगा आप और घबराएंगे कि पता नहीं ये पेट से तो खून नहीं आना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये तो एक नॉर्मल काज है।
कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर, खास तौर से जो लड़के होते हैं, एक ट्यूमर भी होता है। तो सिर्फ उसको हम नक्सीरी ने मान के चले। अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस बताऊं कि मेरे पास अभी रात में एक बच्चा आया, तकरीबन 12 साल का बच्चा था, और उसको नोज ब्लीड वो नक्सीरी मान के चल रहे थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पिछले 1 साल से ऐसे खून निकलता रहता है। तो जब मैंने देखा तो उसमें एक वो ब्लडिंग का ट्यूमर था। तो उसको कम से कम एक बार नक्सीर वाले बच्चों को नाक कान गले वाले डॉक्टर से जरूर चेकअप जरूर करा ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नॉर्मल नक्सीर है कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर कोई ट्यूमर टाइप है तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है और कोई इलाज नहीं। बिल्कुल उस चीज का ख्याल रखें और बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात भी नहीं। मैं समझता हूँ कि काफी लोग मुतमईन होंगे आपके इस जवाब से। अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब इसे कि बड़ा कॉमन सा एक बात कहते हैं कि मुझे नजला रहता है, मेरे देखना किसी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि मेरी नाक का मांस बढ़ गया। ये सभी लोग इसको वर्ड को यूज करते हैं, आखिर क्या है नाक का मांस बढ़ना? हाँ, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और नाक का मांस, अलग अलग चीज को लोग नाक का मांस कहते हैं। देखिए, नाक के अंदर 2 चीजें होती हैं जो नेचुरल स्ट्रक्चर है। एक तो नाक की हड्डी, दूसरा है नाक का मांस जो कि एक नेचुरल होता है। नाक के मांस को हम लोग टर्मिनेट बोलते हैं। और तीसरा एक एबनॉर्मल मांस होता है जिसे आम भाषा में हम पॉलिप या रसोली कहते हैं, वो एक एबनॉर्मल मांस है। तो नाक की हड्डी को भी लोग नाक का मांस बढ़ा हुआ कहते हैं, और नाक का जो मांस नेचुरल होता है जो मोटा हो जाता है उसे भी नाक का मांस कहते हैं। तो ये हम लोग देख के बता पाते हैं कि क्या चीज है। और जरूरी नहीं कि नाक का जो नेचुरल मांस है उसका ऑपरेशन ही करा जाए। जी, ये बड़ा क्वेश्चन है, सही आप जवाब देने कि लोग कहते हैं कि बगैर ऑपरेशन के सही नहीं होता है। हाँ, अब सबसे बड़ी चीज तो है कि पहले हम डायग्नोज करें कि वो चीज है क्या। मान लीजिए पॉलिप है तो उसका तो ऑपरेशन ही है, लेकिन टर्मिनेट अगर कोई नाक का मांस या हड्डी बढ़ी हुई भी है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कुछ नहीं करना है, किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं उसमें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक क्वेश्चन यह है कि ये ऑर्टिनिक्सिन का नाक में इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने डॉक्टर साहब किया है कि ऑट्रिविन जो कि एक नाक की ड्रॉप है, अक्सर टीवी पे ऐड चलता है इसका, तो काफी लोग ऐड देखने के बाद ऑट्रिविन नाक में डालना शुरू कर देते हैं। ऑट्रिविन क्या है, इसमें एक ज़ाइलोमेटाज़ोलिन करके साल्ट है जिसका काम ये होता है कि जो नाक का मांस है जो बढ़ा हुआ है उसको डिकंजेस्ट यानी कि सुकोड़ देता है। तो इसका असर इतना अच्छा आता है कि जब एक बार आदमी इसको यूज करता है तो उसको इतना मजा आने लगता है कि वो उसका एडिक्ट हो जाता है। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, वैसे लोग ऑट्रिविन के एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें हम लोग डिसाइड ये करते हैं कि अगर हमें जरूरत लगती है तो हम तब यूज कराते हैं अपने हिसाब से 5-7 दिन। लेकिन एक आम आदमी जब इसका इस्तेमाल शुरू करता है अपने आप से, वो मेडिकल स्टोर पे गया, उसने ऑट्रिविन दे दो मेरी नाक बंद हो रही है, तो वो जब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो ये समझ ले उसकी जिंदगी कट जाती है इसको ऑट्रिविन को यूज करते। इसके बिना वो सो ही नहीं सकता है, बिल्कुल। वो एडिक्ट हो जाता है इसका। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के ऑट्रिविन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा यूज होता है ऑट्रिविन, और लोग जो है वो सही डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर से ले जाते हैं और डालना शुरू करते हैं, फिर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जो एक सही नहीं है। इसका ख्याल रखना चाहिए, बगैर डॉक्टर के एडवाइस के ऑट्रिविन का यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि मौसम में बदलाव आने पर कॉमन कोल्ड बढ़ क्यों जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। और अभी का जो समय चल रहा है हमारा सर्दियों का, जिससे कि मौसम में अचानक बदलाव आया है, तो मौसम के बदलाव आता किस वक्त है सबसे ज्यादा? एक तो बरसात के टाइम पे आता है, दूसरे जब ये हमारी सर्दी स्टार्ट होती है तो ज्यादातर कॉमन कोल्ड इसी टाइम पे होता है। तो एक कॉमन कोल्ड इस वक्त में होता क्यों? देखिए, एक तो जो कॉमन कोल्ड है इसका मेन कारण क्या है जी? सबसे पहले तो हम इसका कारण देखेंगे, भाई इसका मेन कारण क्या है, कोई बैक्टीरिया है या वायरस है? तो मेन कारण जो कॉमन कोल्ड का है वो वायरस है। जितनी भी ये कॉमन कोल्ड या नजला खांसी वाली बीमारियां हैं, इसका जो मेन रीजन है वो वायरस है। तो वायरस जो फ्लक्चुएटिंग वाला एटमॉस्फेयर होता है, जब मौसम बदलता है गर्मी से सर्दी की तरफ और गर्मी से बरसात की तरफ, उस वक्त वाला जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो वायरस के लिए पनपने के लिए बहुत सुटेबल होता है। अच्छा। तो उस वक्त वायरस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो हम लोग होते हैं, इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है, ये लापरवाह है। देखिए, जब सर्दी स्टार्ट होती है तो हम लोग काफी टाइम तक, क्योंकि दिन में धूप रहती है तो हम लोग कपड़े नहीं पहनते, गर्म कपड़े पहनते नहीं, और जब हम घर में वापसी करते हैं तो उस वक्त तक मौसम में ठंडक आ चुकी होती है, तो शरीर में काफी चेंज आता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, उस फ्लक्चुएशन वाले टेम्परेचर में वायरस ग्रोथ करता है और वो कोल्ड भी करता है। तो कोल्ड का जो कॉमन कोल्ड का मेन कारण है वो हमारे वायरस है, जिसमें चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे ये हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो।
RSV वाले वायरस हो, ये जितने भी हैं सब वायरस है, सबकी अलग अलग इंटेंसिटी है, इनकी अलग अलग फेटलिटी टाइप में है कि इनके सिम्टम्स थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन सब है वायरल डिजीज। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं साइंटिफिक, कि ये इन्फेक्शन कब पैदा करता है, कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड होता कब है। देखिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग है, इंसानों का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सी होता है। अगर आपका 37 डिग्री सी का टेम्परेचर है बॉडी का, वही इंटरनल भी थोड़ा सा होता है, हल्का फुल्का फ्लक्चुएट करता है, तो कोई वायरस आपका अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन जहां टेम्परेचर नाक का या गले का 33 डिग्री सी पे पहुंच जाए, अच्छा। यानी 33 डिग्री पे अगर आ जाए, तो आपको कॉमन कोल्ड या नजला खांसी जुकाम हो जाएगा। तो जो जैसे अभी आप मान लीजिए बरसात में पानी से भीग कर आए और आप पंखे के नीचे आके सूखना शुरू कर दिए, तो बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री था वो आपका 33 डिग्री पे पहुंच गया। तो उस वक्त वायरस एटमॉस्फेयर में वो आपकी बॉडी पे अटैक करेगा और आपको वायरल फीवर, वायरल कोल्ड, ये सारी चीजें कर देगा। बहुत कीमती बातें सुनने को मिल रही हैं डॉक्टर साहब से। मुझे उम्मीद है कि सामीन बराबर महसूस हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं कि हेडेक के कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे इसका रिलेशन नाक से भी हो सकता है? हाँ देखिए, जो सिर दर्द है, सिर दर्द एक हम पूरे इंडियंस में एक बड़ी कॉमन समस्या है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके यहाँ पर कभी सिर में दर्द ना हुआ। जी जी। तो सिर के दर्द के काफी कारण हैं, जैसे माइग्रेन एक अपना आप में कारण है, टेंशन अपना आप में कारण है, लेकिन नाक और साइनस भी सिर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को नजला ज्यादा होता है, जुकाम ज्यादा टेंडेंसी है, नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जो नाक का पानी, साइनस क्या होते हैं, ये हमारे 6 साइनस होते हैं जो चेहरे के अंदर खोपली हड्डियां होती है जिसमें नाक का पानी बनता है। तो जिन लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी हो, नाक का मांस ज्यादा बढ़ गया हो, तो उसमें जो साइनस की ओपनिंग होती है जहां से पानी बाहर निकलता है वो बंद हो जाती है जी। तो जब पानी वो निकलेगा नहीं बाहर तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो ये सिर दर्द का एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि नाक का काफी बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेजल पॉलिप क्या चीज होती है? हाँ देखिए, अभी हमने जो नाक के मांस पे डिस्कस किया था, तो जी, उसी से रिलेटेड ये नेजल पॉलिप है। तो नेजल पॉलिप क्या होता है कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स जो अंगूर होता है, इस तरह का एक मांस नाक के अंदर डेवलप होता है। और ये किन लोगों में डेवलप होता है? ज्यादातर जो लोग एलर्जिक हैं, जिन लोगों को छींकें आती हैं जी, कि सुबह उठते छींकें शुरू हो जाती हैं, 12 महीने, या कुछ लोगों को सीजनल है, तो उन लोगों में टाइम के साथ धीरे धीरे इस तरह के नेजल पॉलिप डेवलप हो जाते हैं। जिन लोगों में ये नेजल पॉलिप, नाक के मांस डेवलप हो जाते हैं, तो उनमें सिर दर्द, इवन इनडायरेक्टली, क्योंकि ये नाक से सांस नहीं ले पाते, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो इनडायरेक्टली इस पॉलिप का असर दिल के ऊपर भी होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि इसका पॉलिप का असर दिल पे भी होता है, इसका ख्याल रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और ये डॉक्टर साहब बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक के जहन में आता है कि छींक आती है, किसी को एक एक साथ 10-10 आ जाती हैं। कोई डस्ट में, घर में महिलाएं हैं वो अपने झाड़ू लगाती हैं, घर का काम करती हैं, तो उनको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। क्या इसका भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या नहीं? हाँ देखिए, छींक आना ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है। और पिछले, मैं समझता हूँ 10-15 साल में जो हमारे अपने हिंदुस्तान के अंदर भी पॉल्यूशन बढ़ा है, तो इसने एलर्जिक कंडीशंस को बहुत बढ़ाया है। तो जो एलर्जी है, जो छींक वाली समस्या, ये भी एक एलर्जिक कंडीशन है। और एलर्जी का ये कोई बीमारी भी नहीं, ये कंडीशंस है और परेशान बहुत करती है, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज नहीं। हकीकत तो ये है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं। इसमें प्रिकॉशन का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? ज्यादातर लोगों में जो एलर्जी होती है वो धूल से होती है, तो धूल से बचें। और धूल, धुआं, इवन कोई स्मोकर भी साथ में बैठा तो उससे भी बचे आप। और झाड़ू ना लगाएं घर की लेडीज से, किचन में कोई भी काम करें उस वक्त नाक पे कोई मास्क या कपड़ा जरूर लगा लें, बेडशीट ना झाड़ें। तो इन चीजों का प्रिकॉशन लेना जरूरी है। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब इसमें जो आया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं, उनकी आंख से अधिक पानी आता है, क्या इसका ताल्लुक ENT से है? हाँ देखिए, काफी केसेस में देखा होगा आपने कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एक आंख या दोनों आंखों से आंसू ज्यादा बाहर निकलते हैं, और कभी कभी उसमें ढीठ से बन जाते हैं जब तो पस्सा भी पड़ जाता है। तो इसका संबंध हमारे नाक कान गले से भी है, नाक से है। इसमें होता क्या है, जो आंसू बनते हैं वो आंसू आंख के यहाँ पर बनते हैं, लेटरल साइड में, और ये बनने के बाद यहाँ पर बीच में यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं।
फिर ये आंसू जो है नाक के अंदर आके खुलते हैं, डक्ट होते हैं, एक रास्ता होता है, ट्यूब होती है जो नाक के अंदर खुलती है। तो कभी कभी कुछ इन्फेक्शन या अंदर जो ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज हो जाता है जिससे वो फ्लो, यहां पर तो आंसू आ गया लेकिन वो नीचे नाक के अंदर नहीं जा रहा, तो वो बंद हो जाता है। तो उसमें ज्यादातर बच्चों में तो हम लोग मसाज बता देते हैं कि आंखों वाले भी मसाज बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं। ज्यादातर बच्चों में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ये सही हो जाता है। और जिन लोगों में ये सही नहीं हो पाता तो उसमें हम दूरबीन द्वारा नाक के जरिए एक नया रास्ता बना देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। अच्छा। तो उससे वो नासूर या वो जो पानी रुक रहा है वो निकलना शुरू हो जाता है, वो सही हो जाता है। यानी कि ट्रीटेबल है, ये ट्रीटेबल है, उसका कोई ऐसा नहीं कि ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। ये एक दूसरा चैप्टर था जिसका ताल्लुक नाक से था और इसमें भी कई क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि सामीन ने उसको पूरी तरह तवज्जो के साथ सुना होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अपनी लाइफ में इसका यूज भी करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चैप्टर है हमारे, इसका ताल्लुक है गले से और चेहरे से। क्वेश्चन इसी से पहले निकालता हूँ कि टॉन्सिल क्या चीज है, बच्चों में टॉन्सिल की बीमारियां ज्यादातर क्यों होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर वसीम साहब आपने पूछा है कि टॉन्सिल। देखिए, गले में जो अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अगर कहीं भी कोई जरा सा भी गला फूल जाए तो वो सीधे कहता है डॉक्टर साहब टॉन्सिल हो गया जी। मतलब कभी कभी तो थायराइड भी पकड़ के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब टॉन्सिल हो गया। तो पहले तो समझने की चीज ये है, क्योंकि ये एक कॉमन पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम है कि टॉन्सिल चीज होती क्या है। देखिए, टॉन्सिल मुंह के अंदर होते हैं, जिसको हम ज्यादातर जानते हैं कि अंदर मुंह जब हम खोलते हैं तो दोनों साइड में एक लड्डू से जो स्ट्रक्चर होता है उसे टॉन्सिल कहते हैं। तो ये शरीर का एक अहम पार्ट है और बच्चों में ही ज्यादातर ये छोटेपन से ही होता है और बच्चों में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी चीज होता है, क्योंकि गले के अंदर फर्स्ट जो प्रोटेक्टिव गार्ड है, ये एक तरीके से गेट का गार्ड समझ लें आप जी। कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब अंदर जाता है तो टॉन्सिल उससे फाइट करता है, उन इन्फेक्शन से फाइट करता है और उस इन्फेक्शन को सबसाइड कर देता है। तो ये टॉन्सिल गले के अंदर पाया जाता है जब इसमें लेकिन वो इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल या वायरल, तो तब ये बाहर की तरफ ये वाली जो गांठ होती है कान के नीचे जब ये फूलती है तो ये टॉन्सिल की वजह से फूलती है। ये टॉन्सिल नहीं है, टॉन्सिल अंदर है, ये तो टॉन्सिल की गांठ है जो इन्फेक्शन की वजह से फूली है। तो टॉन्सिल अंदर ही होता है गले के अंदर। और एक टॉन्सिल और होता है जो बच्चों की नाक के अंदर पाया जाता है, जो जिसको एडिनाइड्स कहते हैं। अच्छा। ये बच्चों में पाया जाता है और ये 7 साल की उम्र तक ये बढ़ता है टॉन्सिल गले का। 7 साल की उम्र के बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है, इसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। फिर ये जितना मोटा हो गया है उतना ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। इसके बाद इसमें इसकी ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होगी। तो ये मुंह के रेशियो के हिसाब से अपना आप साइज कम लगता है। डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज लास्ट में ऑपरेशन ही है या मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है? हाँ, ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, टॉन्सिल का ऑपरेशन हम लोग उस केस में करते हैं कि मान लीजिए साल में 4-5 बार किसी के टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है, कि बार बार बच्चा गले में दर्द, झाड़ा बुखार या जॉइंट्स पेन स्टार्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में तो उसका ऑपरेशन कराना मुनासिब है। अदरवाइज साल में 1-8 बार अगर इन्फेक्शन हो तो कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा प्रिकॉशन लें कि रात में अगर आप ब्रश ना करते हो तो ब्रश जरूर करें। कुरकुरे, दालमोट टाइप चीजें इनको अवॉइड करें बच्चे, तो टॉन्सिल के इन्फेक्शन से काफी हद तक आप बच के रह सकते हैं। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि कुछ बच्चे मुंह खोलकर सांस क्यों लेते हैं, इसका रीजन क्या है? हाँ, देखिए, अभी मैं टॉन्सिल के साथ एक एडिनाइड्स की बात कर रहा था कि एक नाक के अंदर टॉन्सिल्स होता है, तो ये छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है तो उसका एडिनाइड्स का देखना जरूरी है कि जो नाक का टॉन्सिल है वो वैसे नहीं दिखता है। उसके लिए एक स्पेशल एक्सरे हम लोग करा के देखते हैं। अगर वो साइज ज्यादा बड़ा हुआ है तो फिर उसको ऑपरेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नाक के अंदर, नाक और गले के अंदर कान के पर्दे की एक ट्यूब आके खुलती है कि अगर वो चीज बड़ी भी ज्यादा है और बच्चा मुंह खोल के सांस ज्यादा ले रहा है तो उस ट्यूब के डिसबैलेंस की वजह से बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मतलब सुनने की क्षमता कम हो सकती है। बच्चा बता नहीं पाता। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो ये नहीं बता पाते कि उनको आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये छोटे बच्चों में कम सुनाई देने का एक बहुत बड़ा कारण है एडिनाइड्स का होना, नाक के टॉन्सिल्स का होना। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया डॉक्टर साहब। इसी से रिलेटेड एक आम लफ्ज है, इसको कहते हैं गला घोट बीमारी, ये होती क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने डॉक्टर साहब किया है। गला घोटू बीमारी, घोटू और घोटू 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 का मतलब घोटना, जैसे हम गला दबा देते हैं ना किसी का, गला घोटू क्यों कह रहे हैं इसको हम। और जितनी भी ऑडियंस आज इस प्रोग्राम में सलाम नजीबात को देख रही है, मैं सबसे कहूंगा इस गला घोटू बीमारी को आप लोग सभी ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। और अगर इसको सही समय पे डायग्नोस हो जाए और सही डॉक्टर के पास आप चले जाएं सही वक्त पर,
तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है। नहीं तो ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इसमें बच्चे की जान चली जाती है। और ये जो हमारा नजीबाबाद एरिया है, इवन पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला बिजनौर का जो एरिया है, यहाँ हर साल काफी बच्चे गलाघोटू बीमारी से सही समय पे डायग्नोस ना होना, सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो गलाघोटू होता क्या है? ये टॉन्सिल की एक बीमारी है। टॉन्सिल में पस पड़ता है, और टॉन्सिल में पस पड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें एक लेयर सी खड़ी हो जाती है, थिक लेयर। तो ये जैसे हमारी सांस की नली ऐसे होती है, बिल्कुल सांस की नली ये होती है। जी। तो ये जब लेयर टॉन्सिल में बनती है, तो ये बनने के बाद सांस की नली को भी घेरती चली जाती है। तो ये सांस की नली पूरी इंफेक्शन से बंद हो जाती है, यानी कि आपका गला घोट दिया इसने, इसलिए इसको गलाघोटू कहता है। अच्छा। इसका इलाज जो है, देखिए वैक्सीनेशन इसके लिए स्पेशली होता है। डीपीटी के जो टीके बच्चों में लगाए जाते हैं, तो इसमें डी का मतलब जो है वो डिप्थीरिया है। गलाघोटू को हमारी मेडिकल साइंस में डिप्थीरिया कहा जाता है। तो डीपीटी वाले जो टीके में डी का मतलब है, वो डिप्थीरिया वाला वैक्सीन है। अच्छा। तो बच्चों का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी होता है, और अक्सर गलाघोटू उन्हीं बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता है। तो वैक्सीनेशन इस बीमारी से बचाने के लिए बड़ा कारगर है। बिल्कुल भाई, उसका बहुत ख्याल रखें कि अपने बच्चों को पूरे टीके लगवाएं, कंप्लीट वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम क्वेश्चन ये आ रहा है आगे, और ये गला, मुंह, जीभ, ये तीन का कैंसर का मेन वजह क्या रहती है, मेन कारण क्या है? हाँ देखिए, गला, मुंह, जीभ के जो कैंसर हैं, जैसे मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूं, तो लगभग हर दूसरे दिन मैं नजीबाबाद जैसे छोटे से शहर के अंदर काफी कैंसर के पेशेंट देखता हूं। तो ये ज्यादातर किन लोगों में होता है? तो सबसे ज्यादा जो ये गले का कैंसर, जीभ का कैंसर देखने में आता है, सबसे ज्यादा गुटखा चीवर्स में होता है। जो लोग गुटखा खाने वाले, तंबाकू खैनी खाने वाले लोग, स्मोकर्स लोग हैं, इन लोगों में होता है। और अक्सर मैं बड़ी सख्ती से, खास तौर से जो अनमेरिड लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं इस प्लेटफॉर्म से भी उनसे कहूंगा कि अगर आप गुटखा खाने वाले लोग हैं, स्मोकर्स हैं, तो आप शादी ना करें। बड़ा आपका एहसान होगा किसी दूसरे की लड़की के ऊपर। क्योंकि कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आए डॉक्टर साहब कि भाई वो चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। ज्यादातर जो गुटखा खाना शुरू करते हैं लोग हाई स्कूल से करते हैं, 8 या 9 क्लास से शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने खाना शुरू करा, फिर शादी क्यों हो रही, उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद डायग्नोस हो गया कि वो साहब उसको कैंसर हो गया। तो वो तहमत किस पे लगाते हैं? लड़की के ऊपर तहमत लगाते हैं कि तुमसे जब से शादी हुई है तुम मनहूस है, तुम्हारे से शादी करने के बाद मेरे को कैंसर हो गया। तो मैं ऐसे लोगों से बड़ा सख्ती से कहता हूं कि आप अगर गुटखा नहीं छोड़ सकते हैं तो भाई आप शादी मत करो, कम से कम दूसरे की लड़की की लाइफ तो बर्बाद ना हो। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये गुटखा चीविंग ही है। और सरकार चाहे, अगर सरकार चाहे तो इस कैंसर को रोक सकती है पूरी तरीके से। ये सरकार के हाथ में डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। आप ये देखिए, जो मैं देखता हूं, आप सिगरेट पे देखें, गुटखे के पैकेट पे देखें, उस पर क्या लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है। अक्सर नॉर्म्स बदलते हैं कि वो उसकी वर्डिंग का जो फॉन्ट है उसका साइज बढ़ाती रहती है सरकार कि अब इतने साइज का लिखना है, और लिखना क्या है कि सेहत के लिए हानिकारक है। भाई जब ये हानिकारक है, मैं एक इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ आज बैठा हुआ हूं, तो मैं ये मैसेज सरकार को भी इस प्लेटफॉर्म से देना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस टोबैको से जो जनरेट कैंसर हो रहा है, इसकी पूरी तरह से रोकथाम की जा सकती है। भाई अगर मार्केट में नहीं होगा, मार्केट में कहां से आ रहा है? जहां फैक्ट्री बन रही है, उन्हें परमिशन किसने दी हुई है? गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन का लालच छोड़ दे इस चीज के लिए, इस वाले टैक्स का लालच छोड़ दे, तो एक बहुत बड़ी बीमारी से गवर्नमेंट अपनी जनता को बचा सकती है। और मैं सलाम नजीबाबाद के प्लेटफॉर्म से योगी जी से भी और मोदी जी से भी, सिर्फ ये 2 नेता प्रेजेंट टाइम में ऐसे हैं, योगी जी भी और मोदी जी भी, जो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की है इस पे एक्शन ले। तो मेरी योगी जी से भी और मोदी जी से भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज इस टोबैको को आप फैक्ट्री में बंद करा दें और हिंदुस्तान की जनता को इस लाइलाज बीमारी से निजात दिलाएं। आपका बड़ा जनता के ऊपर एहसान होगा। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही और रिक्वेस्ट की है और भरोसा जताया है मोदी जी पर और योगी जी पर कि वही एक ऐसी 2 शख्सियात हैं, वही 2 ऐसे लोग हैं जो इस खतरनाक बीमारी से अपनी जनता को बचा सकते हैं। वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उन्होंने दरखास्त की है, रिक्वेस्ट की है मोदी जी से और योगी जी से, गवर्नमेंट से की है। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं भी एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि खुदारा
अल्लाह के वास्ते ये गुटखा और ये बीड़ी और सिगरेट का ये क्रेज बिल्कुल खत्म कीजिए। आपकी जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी अल्लाह ने जोड़ के आपको भेजा है, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरों को नुकसान हो। आज ही नियत कर लीजिए कि हम दूसरों की जिंदगी, अपनी तो क्या दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ये तंबाकू जैसी चीज, बीड़ी सिगरेट जैसी चीज अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। बहुत जबरदस्त इस मैं समझता हूँ कि इस सेशन का आज की जो ये लाइव चल रहा है, इसका सबसे बड़ा जवाब और सबसे अहम सवाल था, और उसका बेहतरीन अंदाज में जितना हो सकता था डॉक्टर साहब ने दिया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इसको इतनी डीपली आपने बताया। चलिए आगे की तरफ मैं इसका क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। गले में गांठ होने पर क्या करें, ये किसी साहब ने सवाल किया है। हाँ देखिए, गले की गांठ एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, और ज्यादातर जो गले की गांठ होती है उसमें 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो नॉर्मल इन्फेक्शन ही है जी। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो है गले की गांठ का, टीबी वाला इन्फेक्शन है। जी जी जी, बहुत फेफड़ों के टीबी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शरीर में टीबी कहीं होती है तो गले की गांठों में होती है। और तीसरा कारण जो है वो कैंसर है। तो गले की गांठ कभी भी हो तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत आप गले के डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जांच जरूर कराएं, क्योंकि सही टाइम पे सही बीमारी पकड़ में आ जाए तो सही इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। लोगों का अक्सर रहता है कि आवाज बैठ गई, क्या है ये? हाँ डॉक्टर वसीम साहब, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गले का बैठना या आवाज में तब्दीली होना। देखिए 2 चीज है, आवाज में आवाज बदलना और गला बैठना जी। दोनों चीज थोड़ा सा डिफर है। एक तो है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज पिछले तकरीबन 3-4 हफ्ते से बैठी हुई है, फटाफटी सी आवाज निकल रही, और एक कह रहा है पेशेंट कि मेरी आवाज में लड़खड़ाहट सी आ गई। वो गला नहीं बैठ रहा है, आवाज में लड़खड़ाहट है, बोलने में दिक्कत है, मतलब उसके अल्फाज आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन गला बैठा हुआ नहीं है। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। आवाज बैठना जिसमें आवाज फटी फटी सी होती है, इसका अब हमें यह देखना रहता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ है। अगर मान लो पेशेंट हमसे कह रहा है कि अभी 3-4 दिन से ही आवाज बैठी है, तो एक उसको हम नॉर्मल इन्फेक्शन मानते हैं कि जो लैरिंग्स होता है, जो हमारी बोलने की झिल्ली होती है, उसमें सूजन आई है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन किसी पेशेंट में 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आवाज बैठी हुई चल रही है जी, तो वो एक खराब बीमारी की तरफ इशारा करता है। खराब बीमारी क्या है कि जो 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आपकी आवाज खराब है और आप स्मोकर हैं, अगर आप स्मोकर हैं और 3 सप्ताह से ज्यादा आपकी आवाज खराब है, तो आप में कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें लापरवाही ना करें, तुरंत नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखा के हम इसकी दूरबीन द्वारा जांच करते हैं। यहाँ हमारी बोलने की झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली हमारी स्क्रीन पर आ जाती है, उससे हम क्लियर कर लेते हैं कि इसमें दिक्कत हुई क्या है। बाकी दूसरी जो चीज मैं लड़खड़ाहट वाली चीज बता रहा हूं, जिसमें आवाज बैठी भी नहीं होती, सिर्फ अल्फाज नहीं समझ पा रहे हैं जी। तो जैसे सर्दी है, सर्दी में अक्सर जो ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट होते हैं जी जी, जिनमें बीपी अचानक राइज करता है, तो उसमें जो दिमाग की नस गले तक आ रही है, उसमें कमजोरी आती है, उसकी वजह से वो आवाज लड़खड़ाती है, इसकी वजह से आवाज करके। डॉक्टर साहब इसके अलावा एक चीज और है डॉक्टर साहब, जो प्रोफेशनल लोग हैं जी, जिनका एक्सेसिव टॉक वाला प्रोफेशन है, जैसे टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, मौलाना लोग हैं, या फेरी लगाने वाले लोग हैं, इवन डॉक्टर्स लोग भी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर भी खूब बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों में प्रोफेशन की वजह से जो बोलने की झिल्ली है, इस पे आवाज की मतलब सूजन आ जाती है झिल्ली पर, और फिर अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो उस पर नोड्यूल बन जाता है, जिसे हम महाभाषा में रसोली कहते हैं। वो कोई कैंसर नहीं है कि रसोली बन जाती है। जी जी जी, इसीलिए अगला क्वेश्चन बल्कि यही था, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा माओ को परेशान करते हैं, और वो चीखती हैं, और चीखने की वजह से उनके गले में दिक्कत होने लगती है। तो शायद मैं समझता हूँ कि वो उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल बिल्कुल यही मिल गया है। ये जवाब एक बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे हैं और बड़ों के लिए भी, दोनों का है, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इनके गले में सिक्का चला जाता है तो वो अटक जाता है, या बड़े हैं तो मछली खाते हैं तो कांटा अटक जाता है, क्या इसका इलाज है, क्या है? हाँ देखिए, ये भी एक अक्सर प्रॉब्लम है और वाकई ये एक इमरजेंसी है। हमें बच्चों को खास तौर से मैं इस प्लेटफॉर्म से फिर सारे जितने भी पेशेंट, गार्जियंस, जितनी भी ऑडियंस है सलाम नजीबात की, उनसे अवेयर करने के लिए कहूंगा कि आप अपने बच्चों को सिक्का ना दें, कॉइन्स ना दें, आप नोट दे दें कागज का नोट। बच्चा क्या करेगा, फाड़ देगा, इससे ज्यादा तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो सिक्का है, अक्सर बच्चों को आदत होती है नाक के अंदर चीज देने की, नाक के अंदर देने की, मुंह के अंदर लेने की। छोटा बच्चा, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन ये सिक्का जब अंदर जाता है
तो दो चीज है, देखिए हमारे गले के अंदर दो रास्ते हैं, एक खाने की नली है, दूसरा सांस का रास्ता है। खुदा ना खास्ता ये अगर सांस की नली में चला गया, आपको रत्ती भर भी मौका नहीं मिलेगा बच्चे को डॉक्टर तक पहुंचने का, बच्चा आपका हैंड टू हैंड वहीं एक्सपायर हो जाएगा, एट स्पॉट डेथ हो जाएगी। दूसरा रास्ता होता है खाने की नली का। खाने की नली में अगर वो चला जाता है तो उसका इलाज है, उसको फिर हम लोग बेहोश करके दूरबीन द्वारा निकाल देते हैं बिना किसी काट फाट के। वैसे ही अक्सर पेशेंट, कुछ काफी लोग, क्योंकि फिश खाई जाती है, उसका कांटा अटक जाता है, तो वो कांटा जब तक निकलेगा नहीं वो तब तक भी सुकून नहीं मिलेगा, तो उसको हम दूरबीन द्वारा आराम से निकाल देते हैं, निकल जाता है, आराम से निकल जाता है दूरबीन द्वारा। चलिए डॉक्टर साहब, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चेहरे का लकवा फेशियल पैरालिसिस का जो ताल्लुक है वो सिर्फ न्यूरो से है या ईएनटी से भी है? ईएनटी से। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर वसीम साहब कि चेहरे का लकवा, जी, चेहरे का लकवा मतलब चेहरा तिरछा हो जाना, क्या इसका ताल्लुक हम लोगों से, नाक कान गले वालों से है कि नहीं? है या नहीं? जी बिल्कुल, ये जो नाक कान गले से ही ताल्लुक है इसका, और किसी का केस है भी नहीं। जो लकवे का केस है ये पूरा प्योरली नाक कान गले का ही केस है, और मेरे पास आप यकीन जाने कि मैं तकरीबन 12 साल से नजीबाद में हूं। इतने केस अल्लाह का करम है, मेरे थ्रू अल्लाह ताला ने सही कराए हैं, और कई केस तो हमारे एक हफ्ते में सही हो गए कि अगर इसकी सही टाइम समय पे डायग्नोसिस आदमी कर ले और सही टाइम पे इसका सही ट्रीटमेंट चल जाए तो ये केस ज्यादातर 3 से 4 सप्ताह में पूरी तरह से कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं। और चेहरे की जो नस है, असल में ना जो चेहरे की नस है वो कान के अंदर से निकल कर आती है जी, और वो जो कान के अंदर से निकल कर आती है तो चेहरे और माथे तक पूरी इसकी सप्लाई है। तो जो चेहरे पर लकवा होता है ज्यादातर कान के अंदर से होता है, और अक्सर ये किसी वायरस की वजह से होता है कि कोई वायरस उस नस को डैमेज करके चला जाता है। लेकिन अगर सही टाइम पे इसकी डायग्नोसिस बन जाए विद इन 48 आवर्स या 4 या 5 दिन के अंदर भी अगर हम ईएनटी से मिल ले पेशेंट, तो ये पेशेंटों में बहुत अच्छी रिकवरी होती है और पूरी तरह से कंप्लीट रिकवर हो जाता है पेशेंट। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ नजीबाबाद में शायद अब वीकली आने लगे हैं न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, बट ये है कि ईएनटी से आया इसका ताल्लुक, ये आज आवाम को शायद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और इसी तरीके से हम आपके ये प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। अगर किसी शख्स को कोई चाहते हो कि कोई उनके हिसाब से कोई पर्सनालिटी ऐसी बुलाया जाए जो उनकी मुश्किलात और परेशानियां हों और उनसे हम उनके सवालात उनके रखें, उनके जवाब सुने, तो वो अपना मशवरा, अपनी राय, अपनी एडवाइस हमें हमारे यूट्यूब पे और हमारे फेसबुक चैनल पेज पर हमें दे सकते हैं। आप थे डॉक्टर फारूक साहब, जो हमारे नाक कान गला नजीबाबाद के विशेषज्ञ हैं, रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत ही अहम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि जितने अच्छे अंदाज में उन्होंने सवालों के आपके जवाब दिए हैं वो आप उससे बराबर उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, उससे फायदा हासिल करेंगे। डॉक्टर फारूक अंसारी साहब ने अभी अलशिफा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अदब सिटी के पास बनाया है, और मैं ये अपनी जबान से क्या बल्कि मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है कि डॉक्टर साहब खुद ही उसके अंदर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर साहब अपनी जबान बताएंगे, इंशाल्लाह अपनी जबान ही बताएंगे, उसके बाद में प्रोग्राम को आखिरी लम्हात इख्तिताम पजीर करूंगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप शुक्रिया डॉक्टर वसीम साहब। अभी मैंने 12 साल तक तो मैंने यही पुलिस चौकी रामपुरा पे मेरा हॉस्पिटल था, वहां पे रन किया, और अभी रिसेंटली 2 महीने से अदब सिटी हरिद्वार रोड पे अलशिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके हमने डेवलप किया। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हमने डेवलप किया, प्लानिंग हमारी यही है कि नजीबाबाद की और आसपास की आवाम को एक क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड कराएं। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ डॉक्टर संदीप चौधरी, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन है, एक बहुत काबिल सर्जन है, वो एवरी वेडनेसडे मेरे यहाँ पर आते हैं और 24 आवर्स वो नजीबाबाद में ऑपरेट भी करेंगे। इसके अलावा नाक कान गले से संबंधित एनीथिंग, कोई भी इलाज, किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी ऑपरेशन, हर तरह की जांच वो हम नजीबाबाद में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारे पास जो भी बेस्ट फैसिलिटीज हम दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे और भी चीजों पे हमारा काम चल रहा है, कुछ एमडी डॉक्टर से बात चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नजीबाबाद में एक क्वालिटी डॉक्टरों की टीम आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और बस अंत में मैं यही कहूंगा कि बहुत शुक्रिया सलाम नजीबाबाद टीम का कि आप लोग वाकई शहर के लिए और अपनी आवाम के लिए एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं आपके प्रोग्राम कि अलग अलग फील्ड के शख्सियतों को आप लेकर आते हैं जो अपने विचार रखते हैं। तो ये आप लोग वाकई में समाज के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं बिना किसी लालच के। और बस मैं जितनी भी ऑडियंस है, जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, सबको यही कहूंगा भाई आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, और दोबारा से कोरोना के बारे में चीजें निकल कर आ रही हैं, अल्लाह ना करे हिंदुस्तान में दोबारा से उस तरह की लहर चले, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है।
तो बस मैं ये कुछ प्रिकॉशन आप लोगों को बताऊंगा अंत में कि कुछ नहीं है कोरोना, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, प्रिकॉशन लेना है, संभल कर रहना है। प्रिकॉशन कुछ नहीं करना है, जो वायरल बीमारी में हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं वो ले। भाई हाथ का ध्यान रखें, और नजला खांसी हो जाए तो जैसे वायरल फीवर में क्या होता है, जब आप देखिए घर घर में जब वायरल फीवर होता है तो एक बंदे को वायरल होता है तो पूरी फैमिली वायरल के लपेटे में आ जाती है, लेकिन वो 5 से 7 दिन का एपिसोड चलता है। बिल्कुल होता क्यों है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो हमारा इंडियन सिनेरियो है सोने का, तो ज्यादातर हम लोग जैसे मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, एक ही रूम में सोते हैं। अब मान लो बच्चे को हुआ तो पता चला उसके बाद फादर को हो गया, फिर मदर को हो गया, दूसरे बच्चे को हो गया। क्यों हो रहा? क्योंकि हम लोग एक ही रूम में सो रहे हैं। अभी सर्दी है तो सर्दी में क्या कि हम लोग विंडो भी, खिड़कियां भी नहीं खुली छोड़ रहे, खिड़की भी बंद है। तो अगर किसी को वायरल फीवर है, कोरोना भी क्या है, ये भी एक वायरस ही है, एक वायरल फीवर है ये भी। तो हम अभी वेंटिलेशन का हमारे पास वो हिसाब नहीं है, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए हम लोग वेंटिलेट नहीं कर रहे रूमों को। तो उसको करना यही चाहिए कि किसी को अगर वायरल फीवर या इवन खुदा ना खास्ता कोरोना भी हो जाए, उसको आइसोलेट कर दें 4-5 दिन के लिए। और बाकी वही सारे प्रिकॉशन जो सारे हिंदुस्तानी सीख चुके हैं कि भैया हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, और कुछ इंस्ट्रूमेंट घर पे आप लोग सभी रखें, जैसे स्टीमर होना चाहिए, नेबुलाइजर है, SpO2 जो ऑक्सीजन नापने की मशीन है, ये चीजें सभी के घर में होनी चाहिए एहतियातन तौर पे। सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, ऊपर वाला अल्लाह ताला सभी को हेल्दी रखे। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, और शुक्रिया टीम सलाम नजीबाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब। और आप थे डॉक्टर फारूक साहब जो कि पूरी तरीके से आप लोगों के सवालात का जवाब दे रहे थे। इंशाल्लाह अगली मर्तबा फिर 8-10 दिन के बाद फिर नई शख्सियत यहाँ पर होंगी, और आप लोगों के 3 दिन पहले उनकी पोस्ट आपको डाल दी जाएगी। अगर आप लोगों को उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करना होगा उनसे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वो आपके क्वेश्चन हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद होगी, जो एक्सपर्ट यहाँ मौजूद होंगे, वो आपके सवाल का पूरा जवाब तसल्ली बख्श आपको देंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा रहते हैं। शब ब खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।